हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, दैट इज माइकोप्लाज्म। और ये आपकी वीडियो का 8th पार्ट है। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा? नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज माइकोप्लाज्म। आज हम बात करेंगे कि माइकोप्लाज्म एक कैसा प्रोकैरियोट है। ठीक है, उसमें कौन कौन से फीचर्स है, वो कैसे कैसे मतलब उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आप बात करो स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, तो वो कौन सा है बेटा? माइकोप्लाज्म। कौन सा है? माइकोप्लाज्म है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इन 1898 टू साइंटिस्ट, ये टू फ्रेंच साइंटिस्ट थे, इनोकार्ड एंड आर रॉक्स। ठीक है, इनोकार्ड एंड आर रॉक्स while studying pleural fluids of cattle suffering from pleuropneumonia disease discovered the organisms which are known as mycoplasma। ठीक है, इन 1898 में जब ये टू साइंटिस्ट इनोकार्ड एंड आर रॉक्स जब अपनी स्टडी कर रहे थे ऑन दी फ्लूइड्स ऑफ कैटल, जो कैटल्स का जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर जब ये स्टडी कर रहे थे, जो कि वो कैटल्स किससे सफर थी? सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया डिजीज। प्लूरोनिमोनिया डिजीज से क्या थी? वो सफर थी वो कैटल्स। उनकी फ्लूइड्स की जब स्टडी कर रहे थे ये टू साइंटिस्ट, तो इन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया और उस ऑर्गेनिज्म को किस नेम से जाना गया बेटा? माइकोप्लाज्मा। किस नेम से जाना गया? माइकोप्लाज्मा। एंड वर डेजिग्नेटेड एज पीपीएलओ, और माइकोप्लाज्मा को ही हम डेजिग्नेट करते हैं एज पीपीएलओ। किससे डेजिग्नेट करते हैं बेटा? पीपीएलओ। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे आपको दोनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, या फिर दोनों में से एक भी मिल सकता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा को ही आप कैसे डेजिग्नेट करते हो बेटा? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या हुई? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्योंकि प्लूरोनिमोनिया जो डिजीज थी, जब इसकी डिस्कवरी हो रही थी, तो उसी दौरान इस ऑर्गेनिज्म को क्या हुआ था? डिस्कवर किया गया था। इस प्रोकैरियोट को डिस्कवर किया गया था, माइकोप्लाज्मा को। इसलिए आपने इसको कैसे इसलिए इन साइंटिस्ट ने बेटा इसको कैसे डेजिग्नेट किया? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट इज दी जापानीज डोई इटियाल in 1967 first discovered that the ester yellow disease of plants are caused by mycoplasma। सबसे पहले एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोई इटियल। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर की डिजीज एस्टर येलो डिजीज। डिजीज का नाम है बेटा एस्टर येलो डिजीज, जो कि मेनली प्लांट्स में पाई गई थी सबसे पहले। एस्टर येलो डिजीज ऑफ प्लांट्स आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। तो जो माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ के द्वारा जो डिजीज अकर होती है, जो डिजीज होती है, उसको सबसे पहले किस प्लांट में डिस्कवर किया गया था और किन डिजीज के द्वारा डिस्कवर किया गया था? एस्टर येलो डिजीज ऑफ प्लांट्स आर कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। और किसने किया था? एक जापानीज साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डोई इटियाल। ठीक है बेटा, इतना याद रखोगे आप? ठीक है, अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट आते हैं इनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो माइकोप्लाज्मा कैसे कैसे होते हैं? माइकोप्लाज्मा आर यूनिसेलुलर, सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है बेटा, कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। कौन से होते हैं? मेनली ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं मेनली। ग्राम नेगेटिव के अंदर आप इनको पुट करते हो माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, तो इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हुए? यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉलेस्ट होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें लोकोमोशन नहीं होता, जो चल फिर नहीं सकते। ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स जैसे होते हैं। तो अगर ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स जैसे होंगे तो इनकी जो सेल वॉल है वो भी एक डिस्टिंक्ट शेप की होगी। ठीक है, तो आगे आपको समझ में बेटा इतना। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की,
तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ट्राई लेयर्ड होती है, मतलब 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, आउटर, मिडल एंड इनर। कितने लेयर्स की बनी हुई होती है बेटा? 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, ट्राई लेयर्ड होती है। तो 3 लेयर्स की होगी, आउटर, इनर और फिर बीच में एक मिडल, एंड मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन की। आपने ब्लू ग्रीन एल्गे में जब हमने बात की थी तो वहां पे भी मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई थी बेटा? लिपोप्रोटीन की। तो ये भी एक प्रोकैरियोट का ही टाइप है, माइकोप्लाज्मा। तो इसकी भी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन्स की बनी हुई है बेटा। ठीक है। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर प्रेजेंट। दोनों जो जेनेटिक मटेरियल्स है, डीएनए एंड आरएनए, वो क्या होते हैं? माइकोप्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। अब डीएनए की भी काफी फॉर्म्स होती है, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड ट्विस्टेड, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है। तो किस टाइप का डीएनए प्रेजेंट होता है और किस टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो डीएनए प्रेजेंट होता है बेटा, डीएस से मतलब है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सर्कुलर मेनली। ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, मेनली किस शेप का होता है? सर्कुलर होता है। और आरएनए कैसा होता है बेटा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। कौन सा स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है? मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो हमने बात की है, मतलब दोनों टाइप के जेनेटिक मैटर प्रेजेंट है, डीएनए भी और आरएनए भी। दे आर सेल वॉल लेस। इनमें सेल वॉल क्या होती है बेटा? अब्सेंट होती है। क्या होती है? दे आर सेल वॉल लेस। ठीक है। ये ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स है, लेकिन इनमें क्या अब्सेंट होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती है बेटा। क्या होती है? सेल वॉल अब्सेंट होती है। दे आर सेल वॉल लेस, मतलब सेल वॉल अब्सेंट होती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कौन सा ऐसा फॉलोइंग ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो आपको एग्जाम्पल दे देंगे माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ, तो आपको वो टिक मार्क करना है। ठीक है। तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल क्या होती है? अब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। ठीक है बेटा, याद रखना इस पॉइंट को। हैंस दे एग्जिबिट प्लियोमोर्फिक एंड दस कॉल्ड एज जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। इसमें सेल वॉल अब्सेंट होती है, इसलिए काफी टाइप की शेप्स। प्लियोमोर्फिज्म का मतलब होता है मैनी डिफरेंट शेप्स, मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द सेल वॉल अब्सेंस ये क्या कर लेता है? प्लियोमोर्फिज्म को एग्जिबिट कर लेता है। प्लियोमोर्फिज्म को एग्जिबिट करने का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, प्लियो का मतलब होता है मैनी, PLEO। प्लियो का मतलब होता है मैनी। ठीक है बेटा। प्लियो का मतलब क्या हुआ? मैनी। और मोर्फी का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मैनी डिफरेंट फॉर्म्स पाई जाती हैं किसकी? इन माइकोप्लाज्मा की। इसलिए हम इनको एक टर्म देते हैं। अब उनकी शेप या जो स्ट्रक्चर है या फॉर्म है वो कैसी भी हो सकती है, वो स्फेरिकल भी हो सकती है, वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी हो सकती है। ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप की इसकी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। कोई एक डेफिनेट शेप नहीं है इसकी, कोई भी एक डेफिनेट शेप नहीं है कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये एक डेफिनेट शेप है कि हाँ ये सिर्फ स्पाइरली होता है या फिर ये सिर्फ ऐसा ही होता है। ठीक है। या फिर ये सिर्फ रोड शेप ही होता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो इसकी शेप कैसी होती है? प्लियोमोर्फिक शेप होती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स की शेप पाई जाती है। इसलिए आप इस ऑर्गेनिजम्स को बोलते हो बेटा जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। माइकोप्लाज्मा को इसलिए आप क्या बोलते हो? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की, मतलब स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो जोकर भी तो ऐसे ही होते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट शेप बना के आ जाते हैं अपने चेहरे की, अपने शरीर की। तो इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा इसके न्यूट्रिशन के बारे में कि जो माइकोप्लाज्मा है वो किस टाइप का न्यूट्रिशन लेता है, तो ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर कोई बात करे कि माइकोप्लाज्मा का न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो ऑस्मोट्रोपिक मोड होता है न्यूट्रिशन का। ऑस्मोट्रोपिक का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोट्रोपिक। ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। ये रेजिस्टेंट होते हैं, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट होते हैं टू एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन दैट एक्ट ऑन सेल वॉल। पेनिसिलिन किस पे एक्ट करती है? सेल वॉल पे एक्ट करती है।
अब सेल वॉल तो माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट है, तो ये किस पे अटैक करेगी? किसी भी पार्ट पे अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो मेनली जो माइकोप्लाज्मा है ये क्या होते हैं? रेजिस्ट होते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से। देखो बेटा, रेजिस्ट और सेंसिटिव का मतलब क्या है? रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि अगर ये प्रेजेंट भी है तो माइकोप्लाज्मा पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन सेंसिटिव का मतलब है कि माइकोप्लाज्मा उस एंटीबायोटिक से इतने सेंसिटिव है, या फिर जो भी आप चीज प्रोवाइड कर रहे हो जिसके लिए वो सेंसिटिव है, तो उसके लिए वो इतना सेंसिटिव है कि आप अगर उसको जरा सा भी वो प्रोवाइड कर देते हो केमिकल या वो एंटीबायोटिक, तो माइकोप्लाज्मा या तो मर जाएगा या अपना वर्क करना बंद कर देगा। ठीक है बेटा, तो जो माइकोप्लाज्मा है वो रेजिस्टेंट होते हैं एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन एक्ट करता है सेल वॉल पे, और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है तो ये एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? रेजिस्ट होते हैं सेल वॉल के। क्या होते हैं बेटा? रेजिस्ट होते हैं सेल वॉल के। अब देखो, अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है? दे आर सेंसिटिव। अब देखो, यहाँ पे ये सेंसिटिव होंगे, ठीक है, वहां पे ये रेजिस्ट थे, यहाँ पे ये सेंसिटिव होंगे। दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन एंड क्रोमफेनिकोल दैट एक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये सेंसिटिव होते हैं इन दो केमिकल्स या इन दो एंटीबायोटिक्स के, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल दैट एक्ट ऑन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये जो 2 टाइप के केमिकल्स है, 2 टाइप के एंटीबायोटिक्स है, ये किस पे एक्ट करते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे एक्ट करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो क्या है? इन दो एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है कि आपने अगर जरा सा भी टेट्रासाइक्लिन या क्रोमोफेनिकोल उस एनवायरनमेंट में डाल दिया जहां पे माइकोप्लाज्मा प्रेजेंट है, तो वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, और अगर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? कुछ हमने बताया कि किससे वो रेजिस्टेंट है माइकोप्लाज्मा और किससे वो सेंसिटिव है। मोस्ट ऑफ दिस स्पीसीज आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। देखो, मैंने बात की थी फैकल्टेटिव एनारोब्स, और उसके अलावा मैंने बात की थी ओब्लिगेट एरोब्स, ठीक से, एनारोब्स। तो अगर बात करें फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है? देखो बेटा, एनारोब्स जो मैंने बताया था, एनारोब्स का मतलब मैंने बताया था जो कि इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो करे। लेकिन फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब क्या है? कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो वो सरवाइव करेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? कि हो या ना हो, अब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो, ये जो स्पीसीज है माइकोप्लाज्म की, मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज, मैंने ये नहीं बोला सभी माइकोप्लाज्म, मैंने बोला मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज जो माइकोप्लाज्मा की है वो क्या करेंगी? सरवाइव कर जाएंगी इन दी फैकल्टेटिव, मतलब इन दी उसको हम क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव एनारोब्स, की प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो ऑक्सीजन की, वो सरवाइव कर जाएंगे। स्पीसीज ऑफ माइकोप्लाज्मा आर सेप्रोफाइट फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है, अब अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जो माइकोप्लाज्मा है वो पैरासाइट्स ही है। काफी माइकोप्लाज्म ऐसे होते हैं जो मेनली सेप्रोट्रोफिकली या फिर सेप्रोफिटिकली सोइल में प्रेजेंट होते हैं, सीवेज वाटर में प्रेजेंट होते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो सेप्रोफाइट्स होंगे जो मेनली सीवेज में प्रेजेंट होंगे या फिर अदर जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में प्रेजेंट होंगे, तो वो सरवाइव कर सकते हैं विदाउट सोयल। लेकिन कुछ और माइकोप्लाज्मा कैसे होते हैं जो पैरासिटिकली भी होते हैं और जो पैथोजेनिकली भी होते हैं, मतलब पैरासाइट्स की तरह भी प्लांट या फिर एनिमल या फिर ह्यूमन बींग्स के ऊपर सरवाइव करते हैं और पैथोजेनिकली भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या हुआ, कुछ जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो पैरासिटिकली भी होते हैं और वो पैथोजेनिकली भी होते हैं। ठीक है, पैरासिटिकली भी होते हैं और पैथोजेनिकली भी होते हैं। फॉर प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी एंड ह्यूमन बींग्स के लिए भी। ठीक है, तो अगर ये पैरासाइट्स की तरह होंगे
तो भी ये इफेक्ट करेंगे प्लांट एनिमल या ह्यूमन बींग्स को, और ये पैथोजेनिकली भी होंगे तो भी ये इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर पैथोजेनिकली होंगे तो ये ज्यादा डिजीज कोज करेंगे एज कंपेरिजन टू पैरासिटिकली, क्योंकि पैरासाइट्स तो क्या करते हैं, मेनली ब्लड सक करते हैं, मेनली किसी ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे वहां से अपना फूड लेते हैं, या तो वो ब्लड सक करेंगे या फिर अदर जो उनको वहां पे न्यूट्रिशन चाहिए वो उसको लेंगे। लेकिन जो पैथोजेंस होते हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कोज करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिजीज कोज करते हैं। तो जो पैथोजेनिक माइकोप्लाज्मा होंगे वो क्या करेंगे, डिजीज कोज करेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा अगर इनके फीचर्स की बात करें अगर हम, तो देखो बेटा माइकोप्लाज्मा का अगर हम साइज की बात करें, ठीक है, मैं आपको एक अलग से पेज पे बताती हूँ, ये कुछ और फीचर्स है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। अगर मैं साइज की बात करूं माइकोप्लाज्मा के साइज की, आपको जनरल जो कैरेक्टर्स है, जनरल जो फीचर्स है वहीं पे इनको नोट करना है, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा का अगर साइज है तो वो मेनली कितना होता है, 0.125 टू 0.150 माइक्रो इन डायामीटर, अगर मैं डायामीटर की बात करूं तो, ठीक है बेटा। तो साइज कितना हुआ, 0.125 टू 0.150 माइक्रो इन डायामीटर, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट, देखो कितना कम साइज है माइक्रो में, ठीक है। क्यों है, क्योंकि स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्यों है बेटा, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, इसलिए इनका जो साइज है वो भी क्या है, स्मॉल है। मैंने बता दिया आपको ये हाईली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, क्योंकि इनकी शेप्स है, जो इनकी फॉर्म्स है, स्ट्रक्चर है, वो एक डेफिनेट शेप नहीं होती, इनकी शेप वेरी करती रहती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा के सेल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा, प्रोटीन की एंड लिपिड की, इसलिए हम बोलते हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। क्योंकि माइकोप्लाज्मा की जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस किस की बनी हुई है, प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की। तो लिपिड्स की भी बनी हुई है और प्रोटीन्स की भी बनी हुई है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं लिपोप्रोटीन। लिपो का मतलब लिपिड और प्रोटीन्स का मतलब कि प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। तो आपने इसको क्या टर्म दे दी बेटा, कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई है, लिपिड्स की भी एंड प्रोटीन्स की भी। आ गया इतनी बात आपको समझ में। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक और जो सब्सटेंस है वो कंटेन करके रखती है, वो कौन सा सब्सटेंस है, कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बनी हुई किससे है, लिपोप्रोटीन से, और मेनली किसको कंटेन करके रखती है, कोलेस्ट्रॉल को कंटेन करके रखती है, ठीक है। अब उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा राइबोसोम्स की, तो यहाँ पे भी राइबोसोम्स जो पाए जाएंगे माइकोप्लाज्मा में वो किस टाइप के पाए जाएंगे, 70S टाइप राइबोसोम्स पाए जाएंगे। किस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाएंगे बेटा, 70S टाइप राइबोसोम्स पाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि जो सेल्स होती है माइकोप्लाज्मा की, वो डिवाइड करती है, वो कैसे डिवाइड करती है, ठीक है। तो जो सेल्स है माइकोप्लाज्मा की वो डिवाइड करती है अनइवनली। कैसे डिवाइड करती है, अनइवनली। अनइवनली का मतलब है बेटा, देखो जो माइकोप्लाज्मा की जो सेल्स है वो डिवाइड करती है अनइवनली। अनइवनली का मतलब है उनका साइज जो है वो कैसा होता है, किसी का स्मॉल है, किसी का लार्ज है, अनइवन साइज है, ऐसा नहीं कि सभी का एक साइज है, ठीक है। तो अनइवनली साइज करती है इनटू स्मॉल, या फिर लिख सकते हो आप माइन्यूट बॉडीज कॉल्ड मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, ठीक है। जो माइकोप्लाज्मा की सेल्स है वो डिवाइड करती है अनइवनली इनटू स्मॉल या फिर माइन्यूट बॉडीज कॉल्ड मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। आप उनको क्या बोलते हो बेटा, मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। और ये जो मिनिमल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स है ये मेनली कहाँ बनती है, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द मैच्योर सेल्स, फॉर्म्ड inside the mature cells, ठीक है। मेनली कहाँ पे बनती है, जो मैच्योर सेल्स होती है वहां पे ये मेनली बनती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें उससे के आगे पॉइंट की,
तो अगर जैसे कि मैंने बता दिया कि ये मेनली रेजिस्ट होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स से, जैसे कि सच एज पेनिसिलिन मैंने आपको बताया, ठीक है। और सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल, ये भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, लेकिन इनके लिए ये क्या होता है, मेनली सेंसिटिव होती है। क्या होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा इन एंटीबायोटिक्स के थ्रू सेंसिटिव होता है। तो वो क्या हो जाता है, मेनली उनका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या फिर मेटाबॉलिक जो पाथवे है वो इनहिबिट हो जाएगा अगर वो इनके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होंगे। तो जो माइकोप्लाज्मा है वो मर जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये हमने बात की कुछ उसके जनरल पॉइंट्स की कि माइकोप्लाज्मा के कौन कौन से जनरल पॉइंट्स है, उसके सेल मेम्ब्रेन की, उसकी साइज की, कि वो कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसके राइबोसोम के बारे में, उसके राइबोसोम के टाइप के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा रिप्रोडक्शन की, कि जो माइकोप्लाज्मा है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला है बाइनरी फिजन, जो कि एक एसेक्सुअल मेथड या वेजिटेटिव मेथड है। मोस्ट कॉमन मेथड मैंने बताया, प्रोकैरियोट्स का एक मोस्ट कॉमन मेथड है, कौन सा, बाइनरी फिजन। सेकंड है बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, किसके द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। देखो बाइनरी फिजन तो अब तक आपने यू बैक्टीरिया में भी बात की थी, ब्लू ग्रीन एल्गे में भी बात की थी, माइकोप्लाज्मा में बात की थी। जो डिफरेंट जो पॉइंट आता है ना बेटा, उसको आप याद रखा करो कि हाँ इसमें हमने ये पॉइंट डिफरेंट पढ़ा था, ये तो तीनों में सेम आया है, ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एक बार याद हो गया, ठीक है कि हमें तीनों में है ये, लेकिन जो पॉइंट डिफरेंट आया है आपको वो याद करने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आया है वो क्या है, बाय प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। और इन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को आप क्या टर्म देते हो बेटा, एलिमेंट्री बॉडीज। क्या टर्म देते हो, एलिमेंट्री बॉडीज। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है, एलिमेंट्री बॉडीज, जिसके थ्रू माइकोप्लाज्मास क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, बाइनरी फिजन और एलिमेंट्री बॉडीज। बस इनमें क्या होता है क्या नहीं आपको थोड़ा बहुत पता है बाइनरी फिजन के बारे में, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बेटा प्लांट डिजीज और एनिमल डिजीज के बारे में, कि जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट में कौन कौन सी डिजीज कोज करते हैं और एनिमल्स में कौन कौन सी डिजीज कोज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट डिजीज की। लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिजीज कोज कर देते हैं ब्रिंजल में। सेकंड एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर में एस्टर येलो डिजीज कोज कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बात की थी कि डिजीज थी एस्टर येलो डिजीज। ठीक है, प्लांट कौन से प्लांट की डिजीज है, ये सनफ्लावर की प्लांट की डिजीज है एस्टर येलो, जिसमें सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को ने इन्फेक्ट किया था। सबसे पहले पता लगा था कि जो माइकोप्लाज्मा है वो कौन सी डिजीज कोज कर रही है, एस्टर येलो डिजीज कोज कर रही है, किसमें, सनफ्लावर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा पता लग गया प्लांट डिजीज कौन कौन सी, जो दो डिजीज है, जो दो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो कौन कौन से एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके अलावा एक नोट है, इन प्लांट्स माइकोप्लाज्मल डिजीज यूजुअली ट्रांसमिटेड बाय लीफ होपर। ठीक है, जो डिजीज जो प्लांट्स में हो रही है माइकोप्लाज्मा के थ्रू, वो कैसे होती है, ट्रांसमिटेड बाय लीफ होपर, कि एक लीफ होपर है वो किसी अनहेल्दी प्लांट पे है, मतलब किसी डिजीज्ड प्लांट पे है, माइकोप्लाज्मल डिजीज्ड प्लांट पे है, और फिर वो वहां से किसी दूसरे प्लांट पे अगर मूव कर गया तो उसके बॉडी पार्ट्स के थ्रू वो जो डिजीज है वो दूसरे प्लांट में भी ट्रांसमिट हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, तो लीफ होपर के थ्रू ये डिजीज क्या होती है, ट्रांसमिट होती है बाय वन प्लांट टू अनदर प्लांट। सेकंड है एनिमल डिजीज, कि कौन कौन सी एनिमल डिजीज है जो माइकोप्लाज्मा के थ्रू होती है। फर्स्ट है मेल स्टेरिलिटी। देखो बेटा मेल स्टेरिलिटी का मतलब होता है जो मेल है वो सीमन प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो स्पर्म क्या रहेंगे, स्ट्राइल रहेंगे, मतलब वो जो स्पर्म्स है उनमें कोई भी फर्टिलिटी नहीं रहेगी, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसके स्पर्म्स के थ्रू। ठीक है, उसके स्पर्म्स क्या होंगे, स्ट्राइल रहेंगे। तो मेल में स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मेनली कोज करती है, प्रोड्यूस नहीं कोज करती है। उसके अलावा जेनाइटल्स इन्फ्लामेशन इन ह्यूमन, इन्फ्लामेशन का मतलब होता है स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, तो ह्यूमंस के जेनाइटल एरिया में मेनली क्या कोज करते हैं, इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग कोज करते हैं माइकोप्लाज्मा। उसके अलावा बोविन प्लूरोनिमोनिया, ठीक है, ये भी एक डिजीज है जो मेनली क्या करती है, कोज करती है, किसके द्वारा होती है बेटा, ये माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो आज हमने बात की है बेटा माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है, कैसे उसके जनरल कैरेक्टर्स है, कौन कौन से उसके जनरल कैरेक्टर्स है,
प्लांट डिजीज कैसे कोज करता है, एनिमल डिजीज कौन कौन सी कोज करता है, इसके बारे में हमने बात की। माइकोप्लाज्मा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है बेटा, इट इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इट इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइकोप्लाज्मा को आप एक और टर्म देते हो जिसको आपने क्या बोला है बेटा, पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या थी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या थी बेटा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये आपको याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी बोलते हैं और इट इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू।